हाँ तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 मैथमेटिकल टूल्स का। अब हम बात कर रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ का वो क्लासिफिकेशन जो हमें ये बताता है कि हमें डायरेक्शन पे काम करना है या सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है वो कहलाती हैं आपकी स्केलर, और वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है वो कहलाती है आपकी वेक्टर। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये क्या चीज़ है? टेंसर। एक तो ये यूज़ में बहुत कम आता है, आपने नाम शायद सुना ही ना हो। ठीक है, इसमें डायरेक्शन तो होती है लेकिन वो वाला काम नहीं करती जो वेक्टर में रोल प्ले करती है। जैसे वेक्टर में अगर दो वेक्टर्स के बीच में कोई पर्टिकुलर एंगल है तो उस एंगल से ही उनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि क्या आएगा रिजल्टेंट का। लेकिन टेंसर में डायरेक्शन तो काम करती है लेकिन उस एंगल का कोई रोल नहीं होता। अब ये हम धीरे धीरे समझेंगे, जब तक आपको मैं वेक्टर नहीं समझाऊंगा तब तक वो एंगल का रोल नहीं पता चलेगा, तो तब तक टेंसर का रोल भी पता नहीं चल पाएगा। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। और टेंसर मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन जो है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उस एंगल वाले पार्ट को सिग्निफिकेंस नहीं देता। देखते हैं अभी उसका क्या मतलब है, वो आगे ही समझ में आएगा। तो कुछ हमने एग्जांपल दिए, जैसे स्केलर क्वांटिटी का एक एग्जांपल ले लिया डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटी का ले लिया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में वर्क, वेक्टर क्वांटिटी में और ले सकते हो आप वेलोसिटी, फोर्स, बहुत सारी हैं। टेंसर क्वांटिटी में आप करंट को डाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन होती है लेकिन फिर भी वो डायरेक्शन उसके रिजल्टेंट में काम नहीं आती। जब हम उसका रिजल्टेंट निकालते हैं करंट का तो हम वहाँ पे उसका कोई एंगल, पर्टिकुलर एंगल नहीं लेके चलते। ठीक है, तो इसलिए करंट जो है वो आपकी टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। हाँ, वो बात दूसरी एनसीईआरटी ने उसको स्केलर क्या रखा है। तो आप पे क्वेश्चन आया, जैसे मान लो आपको ऑप्शन में स्केलर और वेक्टर दिया है, आपसे पूछा कि करंट क्या है और दो ऑप्शन दिए, तो आप कहोगे स्केलर। लेकिन आपको स्केलर, वेक्टर और टेंसर तीनों दिए तो आप टेंसर कहोगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए इसके फिजिकल क्वांटिटी के। अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर की। बताया मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन होता है। अब डायरेक्शन को आप दिखाओगे किसी चीज़ से तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो एक एरो से जो वेरिएबल के सिंबल के ऊपर लगाया जाता है, या बोल्ड लेटर से। तो बोल्ड लेटर से कैसे पता चलता है भाई? ये एनसीईआरटी एरो नहीं लगाती है, एनसीईआरटी की है ये नोटेशन, वो बोल्ड लेटर से दिखा देती है, तो वो वेक्टर माना जाता है। ठीक है, अच्छा चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपको वेक्टर। हमने ये नंबर लिए, एक लिया ए बी सी, तो आपका ए वेक्टर है। दूसरा ए बी और सी, तो आपका सी वेक्टर है क्योंकि बोल्ड लेटर में है। समझ आया? तो रिप्रेजेंट आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। चलो ठीक है, ये भी समझ गए हम कि क्या होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। अब जो समस्या आती है बच्चों के साथ
ये भी हो सकता है क्या? कोई बच्चा सोच सकता है भैया ये एरो भी तो डायरेक्शन है, ये एरो भी डायरेक्शन है, ये एरो भी डायरेक्शन है। नहीं भाई नहीं, रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इसका, और किसी का नहीं। ठीक है, ये एरो काम नहीं करेंगे जो बनाए हैं ऊपर नीचे आड़े वाड़े, ये सब काम नहीं करेंगे, ध्यान रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे चलते हैं। तो अभी हमने बताया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्या होता है और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ वेक्टर समझने की। आ जाओ। वेक्टर के टाइप्स, पहला इक्वल वेक्टर। इसका क्या मतलब है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल या सेम इन डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखो कैसे दिखते हैं। ये इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर है। ठीक है, अब आता है ऑपोजिट वेक्टर। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये रहे दोनों, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। तो ए बी के इक्वल नहीं है बल्कि उसके नेगेटिव के इक्वल है, तो उसको नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। याद रहेगा। ठीक है, तो आपको इक्वल वेक्टर बता दिया, ऑपोजिट वेक्टर बता दिया, नेगेटिव वेक्टर बता दिया। अब नल वेक्टर, नाम से पता चल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड ना हो, जीरो इन मैग्नीट्यूड विद ओमनी डायरेक्शन। ओमनी का मतलब होता है मैनी, ये देखो ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ओमनी है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो ओरिजिन, एक्स भी ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो, जेड भी ज़ीरो, लेकिन डायरेक्शन 3 है। अगला, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ 5 का या किसी कांस्टेंट का तो उसकी वैल्यू 0 आती है, और अगर वो 5 वेक्टर हो तो 0 वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है, और कोई एग्जांपल, अगर मैं 2 इक्वल वेक्टर लूँ और उन दोनों वेक्टर्स को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 0 वेक्टर। ठीक है, चलो अब बात आती है यूनिट वेक्टर की।
यूनिट वेक्टर कैसे काम करता है? यूनिट इन मैग्नीट्यूड और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, इसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, या यूं कहो उसकी ही डायरेक्शन में होगी जिसका ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा ये वेक्टर है किसी फिजिकल क्वांटिटी ए का, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे होगा? इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैप से। ये वेरिएबल के ऊपर कैप लगाई, ये बन गया यूनिट वेक्टर, और इसका मतलब होता है वेक्टर ऑफ ए, सॉरी, वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, वेक्टर ऑफ ए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो से, और इसका मैग्नीट्यूड मॉड से, मॉड्यूलस से। मैथ की टर्म है एक मॉड। चलो, अब यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर आपके 3D में भी काम करते हैं। 3D में एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए कैसे काम करते हैं? ये एक्स एक्सिस के लिए हम आई, वाई एक्सिस के लिए हम जे, और जेड एक्सिस के लिए हम के यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर समझ में आया आपको? अब मान लो कोई पॉइंट P हो, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं 5,3,2। तो आप जानते हो कि ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ये वाई एक्सिस की बात हो रही है, और ये जेड एक्सिस की बात हो रही है। ऐसे ही वेक्टर में P वेक्टर को हम दिखा सकते हैं 5i यानी कि एक्स एक्सिस, 3j यानी कि वाई एक्सिस, 2k यानी कि जेड एक्सिस। और ये अपनी पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई जे के से पता चल जाता है कि ये x है, ये y है, ये z है। इसमें हम पोजीशन शिफ्ट नहीं कर सकते, ये फिक्स रहते हैं। पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा। ठीक है, ये पॉइंट P वाली बात समझ आई, वेक्टर P वाली बात समझ आई। ठीक है, अब हमने यूनिट वेक्टर बता दिया आपको, नल वेक्टर बता दिया, सिमिलर और ऑपोजिट वेक्टर। अगर सेम एक्सिस पे हो तो उनको हम एक्सियल वेक्टर कह देते हैं। जैसे ये दोनों एक्सियल वेक्टर है, 5i 7i, सेम एक्सिस पे, सिमिलर एक्सिस पे। को एक्सियल वेक्टर भी कह सकते हो इनको। अच्छा, अब एक वेक्टर है एक के पीछे एक, सक्सेसिव। अगर ये एरो हेड है और ये टेल है, तो इसमें हेड और टेल फॉलो कर रहे होते हैं, ये कहलाते हैं आपके सक्सेसिव वेक्टर। और एक होता है आपका को इनिशिएटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर? को इनिशिएटिव वेक्टर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के
कोइनिशिएटिव वेक्टर है, ध्यान रहेगा। अब क्या वेक्टर में एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है? हाँ जी होता है। कैसे होता है? अगर आप वेक्टर का एडिशन करना चाहते हो तो हम दो रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला, ट्रायंगुलर लॉ। ये सक्सेसिव वेक्टर के लिए होता है। देखते हैं कैसे। मान लो ये एक वेक्टर है, चलो सीधी लाइन बनाते हैं, और एक ये वेक्टर है। अगर ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल की दो साइड्स को और ये सक्सेसिव है, तो तीसरा नॉन सक्सेसिव वेक्टर रिजल्टेंट का रोल प्ले करेगा। ठीक, और ये रिजल्टेंट बनकर आएगा आपका वेक्टर सम ए और बी का। कैसा सम? वेक्टर सम। ठीक है, अब एक और वेक्टर सम देखते हैं कोइनिशिएटिव वेक्टर्स के लिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये किसके लिए होता है? को इनिशिएटिव इनिशिएटिव वेक्टर्स। देखते हैं भाई, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं इनसे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करूं, ठीक है, पैरेललोग्राम, ये लो ये बन गया पैरेललोग्राम। ऐसा क्वाड्रेटल होता है जिसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, इस पैरेललोग्राम में अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये सामने वाला बी है। यह एंगल थीटा ए और बी वेक्टर के बीच में, यहाँ पर ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, ये बनेगा आपका रिजल्टेंट। आर, ठीक है, फिर यहाँ पर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन ये ए प्लस बी को हम दो चीज़ों में दिखाएंगे। एक तो है मैग्नीट्यूड, जहाँ मैंने एंगल की बात की थी आपसे, अब वो एंगल आपको दिखाई देगा। आर का जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कहाँ है वो कॉस थीटा? ये रहा वो थीटा, याद रहेगा। अगली चीज, ये एंगल कहलाता है आपका अल्फा। तो अगली चीज आती है आपकी डायरेक्शन, वो होती है tan अल्फा। अगर इस ट्रायंगल को देखूं मैं, तो इस ए को रिजॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर आता है ए का साइन थीटा। कैसे आता है हम जब चैप्टर करेंगे तब देखेंगे। और यहाँ आता है ए का कॉस थीटा।
ठीक है, तो ट्रायंगल देखना बेटा, ट्रायंगल क्या नाम दे इसको, आर एस टी ना, एक्स वाई जेड, इसको नाम दे देते हैं पी। इस एक्स वाई जेड ट्रायंगल में आपका जो टेन थीटा आ रहा है वो आएगा ये साइड और ये साइड, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। ये मत सोचना कि इसकी डेरिवेशन हमने नहीं करी, वो आगे पूरा चैप्टर आ रहा है बेटा, तब करेंगे, ठीक है। ये अभी सिर्फ समझाने के लिए फॉर्मूलाज मैथमेटिकल टूल में डाला है इसको, इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर एडिशन। ऐसे ही वेक्टर में आता है मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दो, तो जब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की, तो मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? सिंपल, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होता है। देखो, मान लो आपको किसी चीज़ का ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, या तो वो डॉट प्रोडक्ट होगा या वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट में हम ए बी कॉस थीटा लेते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा लेते हैं। इसमें एक नॉर्मल वेक्टर और होता है, ये सब हम बात करेंगे आपके वेक्टर चैप्टर में, ठीक है। अभी सिर्फ ये कि प्रोडक्ट कैसे करता है इसको समझाने के लिए हमने इसको लिया है। तो ये हो गया आपका वेक्टर इन शॉर्ट। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो यहाँ आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में बताया था एक और पॉइंट, टेंसर। अब ज़रा ध्यान दो, ये करंट की डायरेक्शन देखो, ये पॉइंट है जहाँ पर करंट मिल रहा है, ठीक है। तो एक आया आपका यहाँ से, एक यहाँ से, और यहाँ गए। ये है 5 एम्पेयर, ये है 7 एम्पेयर, ये है 2, ये है 3, ठीक है। तो इस पॉइंट से इधर, ये जंक्शन से इधर 5 + 7 वो इक्वल होना चाहिए इधर 2 + 3, और जो हमने क्वेश्चन मार्क छोड़ा यानी कि x। तो आप कहोगे भैया x पता चल गया, वो होगा 7। ये डायरेक्शन से ही पता चला है, लेकिन यहाँ मैंने एंगल की बात तो नहीं की ना, कि एंगल क्या होगा, नहीं, ये एंगल तो नहीं देख रहा मैं, नहीं। और अभी जब मैंने यहाँ पर सम किया था, वेक्टर सम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में, तो कॉस थीटा में एंगल देखा था, ठीक है। तो टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन का काम होता है। एक काम करते हैं, मैं इसको उल्टा करता हूँ, थोड़ा सा चेंज लाता हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ।
ये आया 5 एम्पेयर, 7 एम्पेयर। इसका एरो चेंज कर रहा हूँ, इस वाले का कर देते हैं, बीच वाले का। थ्री, 2 और ये फिर से पता नहीं है। तो अब क्या होगा, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 2 जा रहा है और x जा रहा है। तो बदल गया ना क्वेश्चन। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 12 + 3 15 - 2 13 एम्पेयर। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से करंट पे फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये स्केलर क्वांटिटी तो नहीं है, और ये एंगल को भी नहीं मानता, तो ये वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, इसलिए इसको एक नई क्वांटिटी बताया, वो है टेंसर। इस पेज की भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे आपका मैथमेटिकल टूल का वेक्टर वाला लेक्चर भी कंप्लीट होता है।